नमस्कार दोस्तों, 5-7 दिनों से जोशी मठ से बेचैन करने वाली तस्वीरें आ रही है। शायद आप भी देख ही रहे होंगे। अखबारों में, सोशल मीडिया में रोते बिलखते परिवारों और अपने आशियाने के जमींदोज होने की तकलीफ से बेहाल लोगों की तस्वीरें मैं भी लगातार देख रहा हूं। सोचकर मन कांप जाता है कि क्या बीत रही होगी उन पर जिनके घरों में पड़ी दरारें खतरे के निशान को पार कर गई हैं, जिन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बक्से में अपने सामान भरकर अपने ही घर को हमेशा के लिए खाली करना पड़ रहा है ताकि उसे ढहाया जा सके, ध्वस्त किया जा सके। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर उम्र के लोगों की तकलीफें और सिसकियां उन दीवारों से टकराकर ज्यादा तीव्रता पैदा कर रही हैं जिन दीवारों पर उनके छत टंगे थे, जिन छतों के नीचे उनकी दुनिया बसी थी। मेहनत से कमाई गई जमा पूंजी लगाकर एक एक चीज को सहेज कर छोटे छोटे घर बनाए गए थे। आज उन सबको अपनी दीवारों से लगकर रोते हुए वो छत छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। पानी आया है, पानी भी आया जोशी मठ के जिन घरों में लोग दशकों से रहे, पैदा हुए, पले बढ़े और दरों दीवारों के बीच अपनी यादों को सहेज के रहते रहे, वो घर अब खाली हो रहे हैं, या कहें तो खाली कराए जा रहे हैं। वो घर, वो मकान, वो दुकान, वो ठिये अब सब दरारों की चपेट में है, जिन्हें जोशी मठ के लोगों ने दशकों की मेहनत और जमा पूंजी जोड़कर खड़ा किया था। वो सब अब ध्वस्त होने वाला है। फटने की वजह से ना पानी की जैसे परसों रात पहले इतना नहीं हो रखा था ना, रात को सोई में तो चड़क हुआ सारा। उस दिन से 4-5 दिन वो ये सारे फटे हुए थे। मैं यहाँ रात को नहीं गई, तब ये लोग तो बीमार होके नीचे चले गए थे, तो रात को 3-4 दिन से तो बाहर जा रही है सोने के लिए। पहाड़ों के धड़कने से दरारों की जद में आ चुके 81 घरों को उनके ही बाशिंदों से खाली करा लिया गया है ताकि जान माल का नुकसान होने से पहले उन्हें ढहाया जा सके, उन घरों को जमींदोज किया जा सके जो दरारों की चपेट में आकर 2, 4 या 6 फांक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि जोशी मठ के 678 भवनों को खतरनाक घोषित किया जा चुका है। दरारों की तीव्रता को देखते हुए ये सब खाली कराए जाएंगे ताकि दीवार दरक कर गिरने और जमीन फटने से पहले लोगों को वहां से हटाया जा सके। ये पूरा टेढ़ा एनडीआरएफ की टीम जोशी मठ पहुंच चुकी है। खतरे वाले घरों के मालिकों को खाली करने के लिए 3 दिन का नोटिस थमा दिया गया है। जिन घरों को गिराया जाना है उन घरों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं। अभी तक जानकारी के मुताबिक जो आज के अखबारों में मैंने देखा, करीब 75 घरों पर लाल निशान लगाए जा चुके हैं। जिला प्रशासन ने खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके घरों के परिवारों को कह दिया है कि अगर खुद खाली नहीं किया तो जबरन खाली कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के दौरे हो चुके हैं। कई और नेता मंत्री जोशी मठ यात्रा पर जा रहे हैं या जाने वाले। उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों ने जोशी मठ के इन इलाकों का मुआयना करके सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सबने मान लिया है कि अब अगर लोगों से घरों को खाली नहीं कराया तो दरकती दीवारों वाले सैकड़ों मकान बहुत जल्द ध्वस्त हो जाएंगे। इस बीच इलाके के लोग लगातार सरकारी परियोजनाओं के विरोध में और मुआवजों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के दिन पर यह सवाल है कि ये शहर रहेगा, अब हम जहाँ खड़े हो गए हैं, ये शहर रहेगा, हमारे घर मकान रहेंगे, हमारी नगरी रहेगी, हमारा जीवन रहेगा, या परियोजना रहेगी। ये 2 में से एक है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लोगों के विरोध प्रदर्शन और आक्रोश के बीच एक सवाल कि विकास के नाम पर बड़ी बड़ी परियोजनाएं कहीं जोशी मठ के धंसने की वजह तो नहीं। इस सवाल का जवाब सरकार को देना है, लेकिन सवाल तो यह भी है कि यह नौबत आई क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि दशकों पहले की रिपोर्ट्स और चेतावनियों के बाद भी सरकार की नींद कभी जोशी मठ को लेकर खुली ही नहीं? मकानों के दरकने का सिलसिला तो सालों से जारी है। जोशी मठ बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन भी सालों से जारी है,
जोशीमठ को दरकने और धंसने से बचाने की लड़ाई लड़ रहे लोग लगातार सरकार को चिट्ठियां लिखते रहे, लेकिन सरकार की आमद तब हुई जब मकान पूरी तरह से धंसने के मुहाने पर आ गए, जब दरारें चौड़ी हो गई, दरारों के नीचे से पानी की आवाजें आने लगी। मेरे हाथ में कुछ चिट्ठियां हैं जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से सीएम उत्तराखंड के और जिला प्रशासन को लिखी गई हैं। इन चिट्ठियों के मुताबिक विकास के नाम पर जोशीमठ और आसपास में हो रहे भारी निर्माण की वजह से जमीन धंसने का सिलसिला तेज हुआ है। जोशीमठ के पास चट्टानों को तोड़कर बनाए जा रहे बाईपास और एनटीपीसी के सुरंग में हो रहे जल रिसाव को, इस संकट के लिए वहां के लोगों ने, संघर्ष समिति ने जिम्मेदार ठहराया है। वैसे जोशीमठ के धंसने की वजह कुछ और भी हैं जिनका जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन दरारों को लेकर इलाके के लोगों की चिंताएं नवंबर 2021 में बढ़ी थी, जब बहुत से मकानों में दरारें आई थी, मकान टेढ़े होने लगे थे। तब भी सरकार को आगाह किया गया था चिट्ठी लिखकर, लेकिन सरकार के दरवाजों पर ऐसी आवाजें न कारखाने में तूती की आवाज बनकर दम तोड़ती रही। सरकार की नींद तब खुली जब खेतों और मकानों में दरारों की फांक इतनी चौड़ी हो गई कि जान माल के लिए खतरा आखिरी निशान तक पहुंच गया। जोशीमठ धंसने के कगार पर है, इसकी चेतावनी तो 46 साल पहले 1976 में बनी महेश चंद्र मिश्रा की कमेटी ने दी थी। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर महेश मिश्रा ने और उनके नेतृत्व में 18 सदस्यों की कमेटी ने करीब 50 साल पहले जो चेतावनी और सुझाव दिए थे, उन्हीं पर अगर अमल किया गया होता तो आज जोशीमठ यूं धंस न रहा होता। मिश्रा कमेटी ने साफ साफ कह दिया था कि जोशीमठ कभी भी दरक सकता है, धंस सकता है, अगर यहां बड़े पैमाने पर निर्माण को न रोका गया, पहाड़ों में विस्फोटों पर पाबंदी नहीं लगाई गई, पक्के ड्रेनेज पर रोक नहीं लगाई गई, ईंट, सीमेंट और बजरी के व्यापक इस्तेमाल नहीं रोके गए, तो जोशीमठ को सिंक होने से, धंसने से कोई रोक नहीं सकता। उस कमेटी की सिफारिशों को सरकार ने या सरकारों ने ठंडे वस्ते में डाल दिया। अब जब सैकड़ों मकान धंसने लगे, हाय तौबा मचा, चीख पुकार मची, हंगामा मचा, तब सरकार सचेत हुई। आज उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह कह देना आसान है कि हमने रेस्क्यू प्लान बना लिया है, कह देना आसान है कि लोगों को सेफ जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा, कह देना आसान है कि सरकार जिनके घर खाली कराएगी उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराएगी, कह देना आसान है कि जिन्हें विस्थापित किया जा रहा है उन्हें 4000 महीना किराया दिया जाएगा। लेकिन जिनके घर ध्वस्त होने के मुहाने पर है, उन्हें ताउम्र के लिए जो तकलीफ मिली है, अपने आशियाने से बेदखल हुए हैं, उनका गुनहगार कौन है? उत्तराखंड के रहने वाले टीवी पत्रकार और कई किताबों के लेखक हृदेश जोशी ने इस मुद्दे पर लगातार लिखा है। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद कुछ और बात। देखिए, ये समझना महत्वपूर्ण है कि जो इस वक्त कोई 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ जोशीमठ है, वो इसलिए कोई एक वजह से संकटग्रस्त नहीं है, उसकी कई वजहें हैं। पहली वजह तो उसकी अपनी जियोग्राफी है, जो लगातार बताया जा रहा है कि वो एक ऐसे कच्चे मलबे पर टिका है जो ग्लेशियरों ने वहाँ छोड़ा है। यानी हज़ारों साल पहले यहाँ कभी ग्लेशियर हुआ करते थे, जैसे हमें उच्च हिमालयी इलाकों में दिखते हैं, और वो ग्लेशियर जब पिघल गए तो उनका छोड़ा हुआ मोरेन, जिसे हम जियोलॉजी की भाषा में कहते हैं, तो उस पर ये शहर टिका हुआ है। और उसके बाद अगर आप इसकी पिक्चर्स देखें जो अभी इंटरनेट पर और कई न्यूज़ चैनलों पर भी दिखाई जा रही हैं, कि पिछले 100 साल में जो यहाँ परिवर्तन आया है वो अभूतपूर्व है। यानी कोई कुछ 100 की आबादी वाला ये शहर आज 25,000 की आबादी वाला, नियमित आबादी वाला शहर है। कई होटल यहाँ हैं, बहुमंजिला घर यहाँ पर बने हैं, और यहाँ पर निर्माण कार्य लगातार हुए हैं, उन पर मैं आता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ कई सारी नदियाँ बहती हैं, और उन नदियों की जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज़ हैं, ट्रिब्यूटरीज़ हैं, सहायक जलधाराएँ हैं, वो पहाड़ों से आती हैं। उन नालों से, जिन नालों से वो आती हैं, उनका ख्याल रखना, उनका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होता है इतने संवेदनशील पैराग्लेशियर इलाके में जो कच्चे मोरेन पर टिका हुआ हो। और इस बारे में कई रिपोर्ट्स भी छपी हैं। 2006 में एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट इस बारे में छपी थी। एक वहाँ पर नाला है, उसको लेकर कि उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन और भी रिपोर्ट्स आई हैं। 1936 में ही 2 स्विस जियोलॉजिस्ट ये कह चुके थे कि ये बहुत अस्थायी ज़मीन पर है, इस पर बहुत ही सावधानी से काम होना चाहिए, यहाँ पर इसके टिके रहने की बहुत ज़्यादा वक्त तक संभावना नहीं है।
और हम ये जानते हैं कि कई हिस्सों में जोशीमठ के कई हिस्से जो हैं 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष या इस तरह की जो भी रेट ऑफ उसका अपना सिंकिंग है उससे वो धंस रहा है। अब हम आते हैं अभी की वर्तमान स्थिति में। वर्तमान स्थिति में क्योंकि 4 प्रमुख जगहों का ये एंट्री पॉइंट है, जिसमें बद्रीनाथ धाम है, हेमकुंड साहिब है, फूलों की घाटी है और उसके अलावा औली का जो विंटर स्पॉट्स है उसका एंट्री पॉइंट होने की वजह से बहुत सारा यहाँ पर रोज़गार आया और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर विकसित हुई, चहल पहल हुई, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता ही गया। अब सरकार ने जो हाइड्रो पावर है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए बड़े बड़े हाइड्रो पावर डैम यहाँ पर ले आई। 1980 के दौर में एक हाइड्रो पावर डैम आया यहाँ पर, जिसका जो निजी कंपनी जेपी का है उसको लेकर भी लोगों ने विरोध किया। उस वक्त भी एक साइंटिफिक पेपर जो है डॉक्टर नवीन जुयाल जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने लिखा कि इसको नहीं बनाया जाना चाहिए ये, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर ये जगह है जोशीमठ। 25,000 मीटर से 2500 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई की जो जगहें हैं उनको जो है हिम शीत रेखा कहते हैं, विंटर स्नो लाइन जो है, शीत हिम रेखा। तो इसके ऊपर बहुत अनस्टेबल होता है माउंटेन, तो यहाँ पर इस तरह की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उस प्रोजेक्ट को लाने के बाद 2006 में एनटीपीसी का प्रोजेक्ट आ गया, जिसको लेकर अभी इतनी सारा विवाद चल रहा है, तो वो एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया। और बाद में जो प्रेशर है, जो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर है, वो तो मानवीय दबाव वो है, वो चलता ही रहा। तो आज उत्तराखंड की हालत ये है कि वहाँ पर जोशीमठ ही नहीं बल्कि जोशीमठ जैसे सैकड़ों गाँव हैं जहाँ पर इस तरह के आपदाग्रस्त है और जो इस तरह का सिंकिंग प्रोन जोन है, आपदा उन्मुख जो इलाका है, तो इसको देखने और समझने की ज़रूरत है। ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं ये कोई 1-2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, इनके लिए बहुत सारी ब्लास्टिंग होती है, इनके लिए बहुत सारा तोड़फोड़ होता है। इस तरह का जो हमने खुद रिकॉर्ड किया है, एज ए रिपोर्टर मैंने खुद रिकॉर्ड किया है कि वो वहाँ पर किस तरह से नियमों का उल्लंघन होता है। तो ये चीज़ें जो हैं सरकार को ध्यान में रखनी होगी और उससे ये भी समझना होगा कि 25,000 की आबादी वाले जोशीमठ को कहीं ले जाकर दूसरी जगह, जो अब एक इनएविटेबल लगता है, जो बिल्कुल लगता है कि अवश्यंभावी घटना है, ये पुनर्वास करवाने के साथ वो इतने गाँवों में जो दूसरे भी आपदा उन्मुख गाँव हैं उनका पुनर्वास कैसे करेगी? तो ये बड़ा सवाल हमेशा बना रहेगा। जोशीमठ तो दरक रहा है, धंस रहा है, 25,000 घर परिवार वहां है। क्या सरकार करेगी, कितनों को विस्थापित करेगी, और कुछ सवाल जो हृदय जोशी ने उठाए। लेकिन बड़े सवाल अभी भी है कि एक जोशीमठ नहीं है। आज ही मैं दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट देख रहा था जिसके मुताबिक जोशीमठ के अलावा 484 गांवों को खतरा है, 397 गांवों को खाली कराना है। और ये भास्कर के मुताबिक आपदा विभाग ने 2013 के बाद एक सर्वे किया था। उसी सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया था कि 397 गांव ऐसे हैं जिन्हें तुरंत विस्थापित किया जाना जरूरी है, क्योंकि वहां धंसाव हो सकते हैं। और इसकी बहुत सारी वजह है, जिसमें एक बड़ी वजह जंगल का कटना, विस्तार होना, बड़े पैमाने पर निर्माण, बड़े बड़े होटल बन जाना, रिजॉर्ट बन जाना और एकदम अनियंत्रित विकास होना, अनियंत्रित प्राइवेट प्रॉपर्टी का बनना, और लगातार जो जल जंगल जमीन का एक रिश्ता है, एक संतुलन है, पर्यावरण के लिए जो जरूरी संतुलन बनाए रखना है, उस संतुलन का बिगड़ना है। और यह सब तभी मुमकिन है जब सरकार, सिस्टम, कारोबारी, होटल मालिक या ऐसे तमाम लोग एक गठजोड़ बनाकर पहाड़ों में जमीन खरीद फरोख्त करने से लेकर इमारतें बनाते हैं, और किसी भी कायदे कानून से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, बेफिक्र होकर बनाते हैं। और तब ऐसी स्थितियां पैदा होती है या आने वाले दिनों में होगी। जोशीमठ की कहानी थोड़ी अलग जरूर है, जो हृदय ने भी कहा और जो पहले कई बार कहा जा चुका है कि जोशीमठ, जो मिश्रा कमेटी में भी कहा गया था कि जोशीमठ भूस्खलन जो पहले नहीं, सैकड़ों हजारों साल पहले, उससे जो मलबा जमा, वो मलबा जमते जमते ऐसी स्थिति आ गई कि पहाड़ की तरह दिखा और उस पर जोशीमठ बस गया। तो एक कभी न कभी ऐसी स्थिति पैदा होनी थी, लेकिन वो स्थिति और उस स्थिति को पैदा होने के लिए जिम्मेदार वो सारे तत्व और कारक हैं जो आसपास विकास की शक्ल में है, जिसका जिक्र जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति भी कर रहा है और हृदय जोशी ने भी कहा। तो सवाल पहाड़ को बचाने का भी है, और सवाल वहां जो इतने गांव हैं, सैकड़ों गांव, उन गांवों को बचाने का भी है, क्योंकि ऐसी स्थिति जो आज जोशीमठ के साथ है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद सैकड़ों गांवों के साथ सामने होगी। लेकिन क्या सरकार किसी ऐसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत काम करेगी? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं।
मैं जोशीमठ नहीं जा पाया, इसका मुझे खेद है। कोशिश करूंगा कि अगर वहां कोई ऐसी स्थिति बनती है तो मैं जाऊं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार।